नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी ग्रुप में आपका पुनः स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज अपने चर्चा करेंगे वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार अर्थात वंशागति की जो क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान कौन कौन से अणु भाग लेते हैं, इस पर अपने चर्चा करेंगे। तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए, जैसा कि अपने को पता है कि वंशागति से तात्पर्य क्या हुआ कि माता पिता से संतति में या पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, वंशागति कहलाता है। तो इस वंशागति की क्रिया में कौन कौन से अणु भाग लेते हैं, इसे हम बोलते हैं वंशागति का आणविक आधार। तो अपने को पता है कि वंशागति की क्रिया के दौरान आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए सहायक होता है या फिर आरएनए सहायक होता है। और अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले अधिकांश अंगों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। तो अपने वंशागति के आणविक आधार के अंतर्गत इन्हीं अणुओं का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से डीएनए का संश्लेषण होता है, किस प्रकार से आरएनए का संश्लेषण होता है और किस प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इन घटकों में अणुओं में आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण के लिए एक केंद्रीय सिद्धांत दिया जाता है जिसे हम सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सूचनाओं का संचरण एक निश्चित दिशा में होता है, अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण को एक निश्चित दिशा में समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है उसे हम सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने किया। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने किया। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं जो संचरण करती है वो डीएनए से आरएनए की तरफ है और आरएनए से प्रोटीन की तरफ संचरण करती है। अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं का संचरण एक निश्चित दिशा में होता है। डीएनए से ये सूचनाएं किस में जाएगी? आरएनए में जाएगी और आरएनए में होते हुए ये आनुवंशिक सूचनाएं प्रोटीन की तरफ गमन करेगी। तो इस प्रकार के सूचना के एक दिशीय संचरण अर्थात एक ही दिशा में सूचनाओं का संचरण होता है। एक दिशीय संचरण की इस घटना को ही अपने क्या नाम देते हैं? सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के अनुसार सूचनाओं का सूचना संचरण का सही क्रम है। तो वहां आपको डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन दे दिया जाएगा, या फिर प्रोटीन से आरएनए डीएनए दे दिया जाएगा, या फिर डीएनए से प्रोटीन फिर आरएनए दे दिया जाएगा। तो अपना सही अनुक्रम क्या रहेगा? डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में सूचनाओं का क्या होगा? संचरण होता है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला जो अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के अनुसार सूचना का संचरण होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, यहाँ सूचना का संचरण क्या होता है? एक दिशीय होता है और इसे सूचना संचरण का केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अपना जो टॉपिक है आज का, आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण का बेस या आणविक आधार जो है, तो वो पूरा का पूरा अपना सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पर आधारित है। देखिए, डीएनए में अपने स्वयं के प्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है जिसे हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर डीएनए से सूचनाएं किस में जाती है? एमआरएनए में जाती है और डीएनए से इस प्रकार से एमआरएनए के संश्लेषण की क्रिया को अपने क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं अनुलेखन, या इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है इस घटना को अपने कहते हैं अनुवादन, अनुवादन, या इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन।
तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्रियाएं क्या है। तो देखिए डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया को अपने क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देना, डीएनए किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो केंद्रक में डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, अर्थात अनुलेखन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, केंद्रक के अंदर होती है। जबकि एमआरएनए डीएनए से सूचनाएं लेकर किस में चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, डीएनए से आरएनए संश्लेषण, अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण, अनुवादन, फिर अनुलेखन कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर, अनुवादन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। तो आज अपनी चर्चा करेंगे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए अपने शरीर के अंदर प्रतिदिन असंख्य डीएनए से आरएनए के अणुओं का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। इस घटना को अपने क्या नाम दिया था, अनुलेखन नाम दिया था, ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया था। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक मुश्किल है नहीं, लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि अनुलेखन और अनुवादन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऐसे टॉपिक है जो कि अपनी समझ से बाहर है। आज अपने बिल्कुल इजी वे के अंदर ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया को समझेंगे। तो देखिए अनुलेखन की जो क्रिया होती है वो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनके केंद्रक के अंदर पूर्ण होती है, और चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक सुविकसित नहीं होता, अतः हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह क्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर पूर्ण होती है। तो देखिए अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में डीएनए का अणु भाग लेता है और डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं किस में पहुंचती है, एमआरएनए में पहुंचती है। क्योंकि अपने को प्रोटीन का संश्लेषण करवाना है और प्रोटीन का संश्लेषण करवाने के लिए डीएनए से सूचनाओं को कोशिका द्रव्य में भेजना आवश्यक हो जाता है। तो डीएनए अपनी समस्त सूचनाओं को कोड के रूप में एमआरएनए पर संचित करते हुए केंद्रक से, एक कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक में डीएनए उपस्थित है, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना, और एमआरएनए से सूचनाएं कहां आ गई, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गई, कोशिका द्रव्य में आ गई। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो डीएनए से एमआरएनए पर सूचनाओं का संचरण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो सबसे पहले तो देखिए इस अनुलेखन क्रिया की अपनी आवश्यकता क्या है, अर्थात कौन कौन सी आवश्यक सामग्री अपने को अनुलेखन क्रिया के लिए चाहिए। तो एक तो अपने पास क्या होना चाहिए, डीएनए अनुक्रम होना चाहिए, क्योंकि डीएनए के द्वारा अपने क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। तो पहली जो आवश्यक सेशनल मटेरियल है वो है अपना डीएनए अनुक्रम। फिर क्या चाहिए अपने को, डीएनए पर आधारित आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम चाहिए, जो कि श्रृंखला में अभिवृद्धि के लिए, श्रृंखला शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। तो दूसरा घटक हो गया अपना आरएनए पॉलीमेरेज। इसके बाद अपने चाहिए प्रारंभक कारक, श्रृंखला शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक कारक जिनको हम प्रारंभक कारक के नाम से जानते हैं, इनिटिएशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। और लास्ट चाहिए अपने को समापनकारी कारक, समापनकारी कारक। तो देखिए अपने चर्चा करेंगे इन घटकों पर जो अपने डीएनए से एमआरएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए डीएनए अनुक्रम जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेता है उसे हम सिस्ट्रोन के नाम से जानते हैं, अर्थात डीएनए का वह अनुक्रम जो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन में भाग लेता है क्या कहलाता है, सिस्ट्रोन कहलाता है। सिंपल भाषा के अंदर, साधारण भाषा के अंदर हम ये कहें कि सिस्ट्रोन डीएनए का वह छोटा अनुक्रम है जो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्रिया में भाग लेता है। अब देखिए ये जो डीएनए अनुक्रम भाग लेता है यह एक स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में, संरचनात्मक इकाई के रूप में भाग लेता है। और यह संरचनात्मक इकाई होती क्या है, तो देखिए अपने मान के चलें कि द्विरज्जुकीय डीएनए अपने जो भाग लेता है इसमें सबसे पहले जो जीन होता है उसे हम बोलते हैं प्रमोटर जीन, इसे हम पी के द्वारा दर्शाते हैं। सेकंड वाला पार्ट अपना होता है स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक
जीन और थर्ड पार्ट जो अपना होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर जीन अर्थात समापनकारी जीन। तो इन 3 प्रकार के जीनों से मिलकर बनी इस यूनिट को अपने क्या बोलते हैं, डीएनए की संरचनात्मक इकाई बोलते हैं, जिसके दौरान प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर, या हम यूं कहें कि 3 रीजन है इस डीएनए खंड के, सिस्टोन के। सबसे पहला जो रीजन है, पहला जो क्षेत्र है उसे हम प्रमोटर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिस पर आरएनए संश्लेषण की क्रिया शुरू होनी है। दूसरा क्षेत्र जिस पर आरएनए का संश्लेषण होता है उसे हमें संरचनात्मक रीजन के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्षेत्र जहां पर आरएनए संश्लेषण की क्रिया का स्टॉप होना है, रुकनी है ये क्रिया, उसे हमें टर्मिनेटर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, प्रमोटर स्थल से क्रिया शुरू होगी, संरचनात्मक स्थल पर क्रिया में अभिवृद्धि होगी, क्रिया की श्रृंखला बढ़ेगी या एमआरएनए की श्रृंखला में वृद्धि होगी, और टर्मिनेटर स्थल पर एमआरएनए संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। तो इस प्रकार से डीएनए का यह जो संपूर्ण खंड है इसे हम संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं, जो कि क्या होती है, एक सिस्टोन होती है। दूसरी ध्यान देने वाली बात देखिए, डीएनए अपने को पता है कि द्विरज्जुकीय संरचना होती है, तो इसमें 2 रज्जुक पाए जाते हैं। एक सिरा होता है 3' to 5' और दूसरा सिरा होता है 5' से 3'। तो देखिए यहां डीएनए का 3' से 5' ध्रुवता वाला जो सिरा होता है, जो रज्जुक जो होता है, वो इस अनुलेखन क्रिया में भाग लेता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट भाग लेता है, क्योंकि अपने को पता है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण हो, चाहे डीएनए से आरएनए का संश्लेषण हो, दोनों ही क्रियाएं जो होती है वो 5' से 3' की तरफ होती है। इनका एक निश्चित क्रम रहता है, निश्चित दिशा रहती है, 5' से 3' दिशा। तो यह अनुक्रम बनाने के लिए अपने को 3' से 5' वाला रज्जु के काम में लेना होता है। तो यह रज्जु जो इस क्रिया के दौरान भाग लेता है, इसको अपने स्पेशली नाम क्या दे देते हैं, इसे हम बोलते हैं टेम्पलेट रज्जु, या इसे नाम देते हैं एंटीसेंस रज्जु। तो ये टेम्पलेट रज्जुक या एंटीसेंस रज्जुक कौन सा है, वह रज्जुक जो डीएनए से आरएनए संश्लेषण में भाग लेता है, या इसे हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो ये नाम हो गए डीएनए के उस रज्जुक के जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है। दूसरा जो अपना रज्जुक है 5' से 3' की तरफ है, इसे हम इसके विपरीत क्या नाम दे देंगे, नॉन टेम्पलेट रज्जुक कह देंगे, या फिर इसे हम क्या कह देंगे, सेंस रज्जुक कह देंगे, सेंस स्ट्रैंड कह देंगे, या फिर इसे हम क्या कह देंगे, कोडिंग स्ट्रैंड कह देंगे। तो देखिए यहां अपने ये सोच रहे होंगे कि कोडिंग स्ट्रैंड ऊपर वाला होना चाहिए, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड होता है एक्चुअल में नीचे वाला है, क्योंकि अपने यहाँ पे ऊपर वाले स्ट्रैंड के लिए समझिए इसको कि यहाँ ये ऊपर वाला अपना डीएनए रज्जुक है, इस पर अपने क्या बन रहा है, आरएनए रज्जुक का निर्माण हो रहा है। तो इस ऊपर वाले रज्जुक के पूरक जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो नीचे वाले रज्जुक पे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहां अपने बात करें ए टी सी उपस्थित है, तो यहां टी ए और जी उपस्थित होंगे, लेकिन जो एमआरएनए ऊपर वाले के लिए बन रहा है, ए के साथ यू जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा और सी के साथ जी जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ ए जी और इस रज्जुक का भी यहाँ ए जी। तो जो नीचे वाला रज्जुक है जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, यह रज्जुक पूर्णतः किसके समान होता है, एमआरएनए इकाई के समान होता है। अंतर केवल इतना रहता है कि एमआरएनए पर थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल होता है। तो इस कारण इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम बनने वाले एमआरएनए के अनुक्रम के पूर्णतः समान होता है। तो देखिए ये हो गया अपना सिस्टोन या फिर संरचनात्मक डीएनए की यूनिट, जिसके दौरान एक रज्जुक एमआरएनए संश्लेषण में भाग लेता है, उसे हमने टेम्पलेट रज्जुक, एंटीसेंस या नॉन कोडिंग रज्जुक के नाम से
पुकारा है, और जो दूसरा पार्ट है अपना उसे हम नॉन टेम्पलेट सेंस स्ट्रैंड के नाम से या फिर कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए डीएनए के इस अनुक्रम में प्रमोटर जीन डीएनए का वह छोटा अनुक्रम है जिस पर एमआरएनए संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, शुरू होती है। अर्थात यहाँ श्रृंखला के शुरू करने के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है, उस कारक को अपने क्या नाम देते हैं, सिग्मा कारक के नाम से जानते हैं। यह सिग्मा कारक और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे पहले किस स्थल पर आकर जुड़ेंगे, प्रमोटर स्थल पर आकर जुड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एमआरएनए संश्लेषण के लिए प्रारंभिक स्थल कहाँ उपस्थित होता है, प्रमोटर स्थल पर उपस्थित होता है। बात करें अपने संरचनात्मक जीन की, तो यह वो स्थल होता है जहां पर लगातार एमआरएनए श्रृंखला बन रही है या फिर श्रृंखला में वृद्धि हो रही है। तो ये क्षेत्र जहां पे होते हैं उन क्षेत्रों को संरचनात्मक रीजन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस अनुलेखन क्रिया के दौरान यदि भाग लेने वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ ये संरचनात्मक जीन जो होते हैं ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के जीनों के द्वारा तीनों प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का संश्लेषण होगा। जबकि यदि कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक है, तो इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो संरचनात्मक जीन होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक होती हैं। अर्थात यहाँ जो तीन प्रकार के आरएनए बनते हैं, इन तीन प्रकार के आरएनए में अलग अलग प्रकार के क्या भाग लेंगे, संरचनात्मक जीन भाग लेंगे। देखिए अंतिम जो पार्ट डीएनए अनुक्रम का है इसे हम टर्मिनेटर रीजन के नाम से जानते हैं। तो टर्मिनेटर वह क्षेत्र होता है जहां पर रो कारक, एक विशेष प्रोटीन अनुक्रम का घटक होता है, रो फैक्टर के नाम से इसे जानते हैं। यह रो कारक इस स्थल से आकर जुड़ता है या फिर पोली ए सिरा इस स्थल से आकर जुड़ता है, जिसके कारण जो अनुलेखन की क्रिया है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। इसे हम टर्मिनेटर रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये हमने डीएनए के सिस्टोन या संरचनात्मक यूनिट के विभिन्न भागों को जाना है। तो अगला जो अपना घटक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटक डीएनए टेम्पलेट ही होता है जो कि अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है। देखिए अगला जो अपना घटक है वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये क्या होता है, डीएनए आधारित होता है, क्योंकि इसको किस पे काम करना है, डीएनए पर काम करना है। तो डीएनए आधारित ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। यहाँ ध्यान देना, ये जो डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एक ही प्रकार का होता है जो तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तीन अलग अलग प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो तीनों आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज प्रथम अपने आरआरएनए का संश्लेषण करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो अपने एमआरएनए का संश्लेषण करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसके द्वारा टीआरएनए का संश्लेषण होता है। तो यहाँ तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए के संश्लेषण के लिए यूकैरियोटिक कोशिका में उत्तरदायी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण कर सकता है। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड जो अपना पार्ट है उसे हम प्रारंभक कारक के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये अपने सिग्मा कारक होता है। तो ये विशेष प्रकार की प्रोटीनों से मिलकर बनी इकाई होती है जिसके द्वारा एमआरएनए के संश्लेषण की क्रिया या अनुलेखन की क्रिया शुरू होती है। तो इसे हम समारंभन कारकों के नाम से जानते हैं। तो इस दौरान प्रारंभिक स्थल के साथ सर्वप्रथम आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए इस प्रारंभिक स्थल कहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ना है, इस प्रारंभिक स्थल की पहचान करने के लिए जो घटक उत्तरदायी होता है वो होता है अपना सिग्मा कारक।
तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया और इस पर सिग्मा कारक जैसे ही जुड़ता है यहाँ से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो क्रिया को शुरू करने के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है उसे हमें इनिशिएशन फैक्टर के नाम से, प्रारंभक कारक के नाम से जानते हैं। इस दौरान सिग्मा कारक के साथ साथ अपने कोर एंजाइम श्रृंखला के कुछ प्रोटीन भी भाग लेते हैं, उन्हें हम अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश आदि नामों से जानते हैं। अंतिम जो अपना घटक है वो है समापनकारी कारक। तो देखिए समापनकारी कारक या टर्मिनेटर फैक्टर वो कारक होते हैं जो इस डीएनए अनुक्रम के विशेष स्थल की पहचान करके उस स्थल के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके कारण एमआरएनए जो बन रहा है इसके बनने की क्रिया रुक जाती है। इस कारण इन्हें हम समापनकारी कारकों के नाम से जानते हैं। और सामान्यतः ये कारक क्या होते हैं, रो कारक के रूप में होते हैं। तो इन्हें हम क्या नाम देंगे, रो कारक के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभक कारक सिग्मा कारक और समापनकारी कारक क्या हो जाएंगे, रो कारक हो जाएंगे। तो ये हो गए अपने अनुलेखन की क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख घटक, प्रमुख कारक। और समापनकारी कारक के रूप में यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतिम भाग पर पॉली ए श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें कई सारे एडेनिन क्षारकों का जमाव हो जाएगा। तो इसे हम पॉली ए श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देना, अब प्रारंभिक जो कारक होते हैं हमेशा 5' छोर पर उपस्थित होते हैं और समापनकारी कारक हमेशा 3' सिरे पर उपस्थित होते हैं। देखिए एमआरएनए संश्लेषण के दौरान भाग लेने वाले कारकों की पहचान करने के पश्चात चलिए अपने शुरू करते हैं एमआरएनए संश्लेषण की क्रिया। तो देखिए यह क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो चरण होता है उसे हम इनिशिएशन के नाम से जानते हैं या फिर प्रारंभन के नाम से जानते हैं। प्रारंभन या इसे बोलते हैं इनिशिएशन। दूसरा जो अपना चरण होता है उसे हम एलोंगेशन के नाम से जानते हैं या इसे बोलते हैं दीर्घीकरण। और तीसरा जो चरण होता है वो होता है समापन या इसे बोलते हैं टर्मिनेशन। तो 3 चरणों में अपने यहां एमआरएनए का संश्लेषण पूर्ण होता है। तो देखिए शुरू करते हैं, चलो प्रारंभन या इनिशिएशन। देखिए अपने को पता है कि एमआरएनए के निर्माण के दौरान एक डीएनए का रज्जु को अपने भाग लेता है और इसे हम क्या नाम देते हैं, सिस्टोन के नाम से हमने पुकारा था, जिस पर अपने 3 क्षेत्र बनाए थे। पहला क्षेत्र था अपना प्रमोटर स्थल, दूसरा था अपना स्ट्रक्चरल जीन स्थल और तीसरा था अपना टर्मिनेटर स्थल। यहाँ देखिए एक रज्जुक होता है 3' से 5' प्राइम की ओर, दूसरा रज्जुक होता है 5' से 3' प्राइम की तरफ। यहाँ ऊपर वाला रज्जुक हमने ये बताया था कि एमआरएनए संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया था, टेम्पलेट रज्जुक या एंटीसेंस रज्जुक। तो यहाँ सारी की सारी आगे की जो क्रियाएं होगी वो किस पर होगी, टेम्पलेट रज्जुक पर होगी। तो देखिए ये अपना क्या है, डीएनए का एक खंड है। अब देखिए इस डीएनए खंड पर सबसे पहली क्रिया कौन सी होगी, इस डीएनए खंड पर सबसे पहले आकर कौन जुड़ेगा, प्रमोटर स्थल पर। हमने नाम दिया था ये पहला स्थल प्रमोटर स्थल। इस प्रमोटर स्थल पर प्रारंभिक स्थल पर पहचान करते हुए सबसे पहले आकर कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। और यहाँ अपने क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। तो एमआरएनए के संश्लेषण के लिए यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा पॉलीमरेज भाग लेता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो यहाँ कौन जुड़ गया, सबसे पहले आकर जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। देखिए यह क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो इस क्रिया को शुरू करने के लिए अपने एक और कारक की पहचान की थी। कौन सा कारक था, वो कारक अपना कौन सा था, वो कारक था सिग्मा कारक। अब देखिए यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जिस स्थल पर जुड़ रहा है उस स्थल को अपने क्या नाम देंगे, प्रारंभिक स्थल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होगी, श्रृंखला शुरू होनी है। प्रारंभिक स्थल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस आरएनए कारक के साथ कौन आकर जुड़ गया, सिग्मा कारक आकर जुड़ गया।
तो अब हम कह सकते हैं कि अपनी श्रृंखला क्या हो गई, शुरू हो गई। जैसे ही सिग्मा कारक आकर जुड़ता है तो यहाँ दो क्रियाएं होती है। पहली क्रिया तो ये जो डीएनए का खंड है इस पर क्या लगे हुए है, नाइट्रोजन क्षारक लगे हुए, तो नाइट्रोजन क्षारकों का यहाँ से ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है और ये डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर क्या शुरू हो गया, विकुंडलन होना शुरू हो गया। जैसे ही सिग्मा कारक आकर जुड़ा, डीएनए ने इस प्रकार से क्या करना शुरू कर दिया, विकुंडलन करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहां से विकुंडलन होने के पश्चात ये जो सिग्मा कारक और कोर एंजाइम युक्त आरएनए पॉलीमरेज है ये लगातार आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा इसके साथ यहाँ जो कौन से रज्जुक पर, टेम्पलेट रज्जुक पर जो नाइट्रोजन क्षारक लगे हुए हैं, इन नाइट्रोजन क्षारकों के पूरक अनुक्रम वाले क्षारक एमआरएनए श्रृंखला पर बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ये आगे की तरफ सिग्मा कारक और आरएनए पॉलीमरेज बढ़ेगा वैसे वैसे अपने एमआरएनए का संश्लेषण लगातार जारी रहेगा। नंबर एक क्रिया। नंबर दूसरी क्रिया आप ध्यान रखना, ये श्रृंखला शुरू होने के पश्चात जैसे ही श्रृंखला शुरू हो जाती है तो इस श्रृंखला शुरू होने के पश्चात यहां से सिग्मा कारक बाहर निकल जाता है। सिग्मा कारक क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब जो आगे की सारी क्रियाएं होगी वो कौन करेगा, अब आगे की सारी क्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी होगा, केवल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उत्तरदायी होगा। तो देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता चलेगा डीएनए के अंदर क्या होता चला जाएगा, विकुंडलन होता चला जाएगा और एमआरएनए का संश्लेषण होता चला जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं श्रृंखला का दीर्घीकरण। तो देखिए पहली क्रिया कौन सी हुई थी, श्रृंखला का प्रारंभन, जिसके दौरान सिग्मा कारक, कौन सा कारक, सिग्मा कारक और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, ये दोनों कहां आकर जुड़े थे, प्रमोटर स्थल पर। कौन से स्थल पर आकर जुड़े थे, प्रमोटर स्थल पर। इसे हमने नाम दिया था श्रृंखला प्रारंभिक स्थल। जैसे ही सिग्मा कारक और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर स्थल पर आकर जुड़ते हैं डीएनए विकुंडलित होना शुरू कर देता है और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस लूप के अंदर जो टेम्पलेट रज्जुक है, इस टेम्पलेट रज्जुक पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारकों के पूरक नाइट्रोजन क्षारक एमआरएनए श्रृंखला के रूप में आकर जुड़ना शुरू कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां से एमआरएनए का संश्लेषण क्या हो गया, शुरू हो गया। इसे हम प्रारंभन या इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, सिग्मा कारक बाहर निकल जाएगा और लगातार जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। डीएनए में आगे से विकुंडलन होता शुरू हो जाएगा और पीछे से क्या होगा, दोबारा से डीएनए कुंडलन करना प्रारंभ कर देगा। अब देखिए जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा एमआरएनए का संश्लेषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एमआरएनए का रज्जु के लंबाई में बढ़ता चला जा रहा है। इसे हम क्या नाम देते हैं, दीर्घीकरण के नाम से जानते हैं। ये दीर्घीकरण की क्रिया देखिए कहाँ हो रही है, यहाँ था अपना प्रमोटर, यहाँ था अपना स्ट्रक्चरल रीजन और यहाँ टर्मिनेटर। तो ये दीर्घीकरण की क्रिया कहाँ हो रही है, ये संरचनात्मक स्थल पर हो रही है। तीसरा और अंतिम चरण जो अपना है, देखिए जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज बढ़ते बढ़ते टर्मिनेटर स्थल पर आ जाता है तो इस समापनकारी स्थल पर कुछ विशेष नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम पाया जाता है, जिसकी पहचान करने के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है और उस कारक को अपने नाम देते हैं रो कारक। क्या नाम देते हैं, रो कारक। वो रो कारक क्या कर लेगा, इस स्थल पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए अगले चरण के अंदर ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, श्रृंखला बंद हो जाएगी। तो ये श्रृंखला बंद होने के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, रो कारक। ये रो कारक देखिए यहां आके रुक गया, कहां पे, टर्मिनेटर स्थल पर आके रुक गया और अब यहाँ पे क्या उपस्थित है, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज और इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एमआरएनए जुड़ा हुआ है। तो ये
रो कारक यहाँ जैसे ही आके जुड़ जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपनी क्रियाओं को बंद कर देगा, जिसके कारण आगे की तरफ डीएनए का कुंडलन नहीं होगा। तथा अब क्या होगा, अगली क्रिया के दौरान क्या होगा, क्रिया रुक जाएगी, श्रृंखला समाप्त हो जाएगी और श्रृंखला की समाप्ति के पश्चात क्या होगा, अंतिम रूप से अपने रो कारक अलग हो जाएगा, रो कारक अलग हो जाएगा, साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाएगा। और तीसरा जो अपना रज्जुक बना है वो रज्जुक भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ अपने जो आरएनए बना है इस आरएनए को अपने नॉन मैच्योर आरएनए के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एमआरएनए नहीं होता। तो देखिए यह एमआरएनए नहीं होता तो फिर इस आरएनए को अपने क्या कहते हैं, इस आरएनए की विशेषता ये होती है कि इस पर कुछ क्षेत्रों में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाए जाते। जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को अपने एक्सोन के नाम से जानते हैं। इस पर आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित रहती है और जिन क्षेत्रों पर आनुवंशिक सूचनाएं अनुपस्थित रहती है उसे हमें इंट्रोन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का जो आरएनए है इसे हम नाम देते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजन्स आरएनए, हेट्रोजीन्स आरएनए के नाम से जानते हैं। तो इस हेट्रोजीन्स आरएनए में से अपने नॉन कोडित क्षेत्र या इंट्रोन को हटा दिया जाता है और यह क्रिया की जाती है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से। तो इस प्रकार से लूप बनाते हुए अपने एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग करेंगे और वो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या कर देगा, यहां से इंट्रोन पार्ट को क्या कर देगा, हटा देगा। ये इंट्रोन है नॉन कोडित क्षेत्र, यहाँ पर कौन से एंजाइम काम करेंगे, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करेंगे। तो ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इन क्षेत्रों को यहाँ से काट के अलग कर देंगे और अब जो आरएनए प्राप्त होता है इस पर लगातार क्या है, कोड उपस्थित है, अनुक्रम उपस्थित है नाइट्रोजन क्षारक का। अब इसे हम क्या नाम दे देंगे, एमआरएनए के नाम से जानते हैं। और इस एमआरएनए की इस एचएनआरएनए से निर्माण की क्रिया को अपने स्पीसनिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्पीसनिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्पीसनिंग की क्रिया में होता क्या है, एचएनआरएनए से किसका निर्माण किया जाता है, एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। तो देखिए स्पीसनिंग के दौरान एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से इंट्रोन को पृथक किया जाता है। इसके बाद अपने ये जो एमआरएनए बना है इस पर दो और महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। पहली क्रिया तो ये होती है कि यहाँ पर एक टोपी का निर्माण किया जाता है, इसे हम कैपिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिंग के नाम से जानते हैं। और ये कैपिंग की क्रिया हमेशा 5' सिरे पर होती है। इस कैपिंग की क्रिया के दौरान MgPP अर्थात मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफास्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट को 5' सिरे पर जोड़ा जाता है जिसे हम कैपिंग के नाम से जानते हैं। और दूसरी क्रिया करते हैं, इसकी टैल जो है 3' सिरे पे इसकी जो टैल है इस टैल पर पॉली ए अर्थात एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक बहुत सारे जोड़ दिए जाते हैं। पॉली ए श्रृंखला को इस सिरे के साथ जोड़ा जाता है जिसे हम टैलिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्पीसनिंग, कैपिंग और टैलिंग के पश्चात जो आरएनए प्राप्त हुआ है अपने वो एमआरएनए होता है। और इस प्रकार से एचएनआरएनए से एमआरएनए प्राप्त करने की जो क्रिया है इसे हम आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। तो आरएनए प्रोसेसिंग की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। स्पेसनिंग, एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा इंट्रोन को हटाना, दूसरा कैपिंग, 5' सिरे पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट की टोपी जोड़ना, फिर टैलिंग, पूंछे सिरे या 3' सिरे पर पॉली ए श्रृंखला को जोड़ना। तो इस प्रकार से अपने जो
डीएनए रज्जुक भाग ले रहा है उस डीएनए रज्जुक के द्वारा क्या बन जाता है, एमआरएनए का संश्लेषण हो जाता है। तो पूरी क्रिया को आप एक बार दोबारा समझिए। सबसे पहले जो भाग लेने वाला डीएनए रज्जुक है उसे हमें टेम्पलेट के नाम से जानते हैं, या इसे हम एंटीसेंस सिरे के नाम से जानते हैं, जिसकी ध्रुवता 3' से 5' सिरे की तरफ होती है। इस पर 5' से 3' की ओर आरएनए का संश्लेषण होगा। तो सबसे पहले पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड और सिग्मा कारक इस प्रमोटर स्थल पर आकर जुड़ जाएंगे और जुड़ने के साथ ही एमआरएनए का रज्जुक बनना शुरू हो जाएगा, जिसे हमने नाम दिया था प्रारंभन या इनिटिएशन। और सेकंड क्रिया के दौरान क्या होगा, अब सिग्मा कारक अलग हो जाएगा और अलग होने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज लगातार आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा डीएनए के अंदर भी कुंडलन होना शुरू हो जाएगा और अब इस टेम्पलेट के साथ साथ एमआरएनए रज्जुक की लंबाई लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसे हमने नाम दिया था दीर्घीकरण। और तीसरे चरण के दौरान रो फैक्टर के आ जाने के कारण जो आरएनए संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और अब क्या होगा, आरएनए अलग हो जाएगा, डीएनए पुनः कुंडलित हो जाएगा, रो फैक्टर अलग हो जाएगा और जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इस प्रकार से एक अपरिपक्व अनमैच्योर आरएनए का निर्माण होगा, जिसे हमने हेटेरोजीनस या अचन आरएनए नाम दिया था। इसे प्रोसेसिंग क्रिया के द्वारा हमने किस में बदला है, एमआरएनए में बदला है। और प्रोसेसिंग की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण की है। पहला चरण था स्पीसनिंग, जिसके दौरान अपने जो नॉन कोडित क्षेत्र है एचएनआरएनए के उन वेस्ट भागों को जो अपने काम के नहीं है उन भागों को हटा दिया एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से। सेकंड पार्ट के अंदर हमने 5' सिरे पर कैपिंग की है, टोपी लगाई है किसकी, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। थर्ड पार्ट के अंदर हमने टैलिंग की है पूंछिए सिरे पर फोली ए अर्थात बहुत सारे एडेनिन 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 क्षारकों को जोड़ा है। तो इस प्रकार से अब अपने पास जो आरएनए है उस आरएनए के पूरी की पूरी इकाई पर क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन क्षारकों की सूचनाएं उपस्थित है। अब ये जो बनने वाला एमआरएनए है ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये थी अपने डीएनए से आरएनए संश्लेषण की क्रिया, जिसे हमने नाम दिया था अनुलेखन। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले चरण में अपने पढ़ेंगे आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण।